हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएस एकेडमी में, जिसे आप स्टडी बाय सुमन एकेडमी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड हमारा टॉपिक चल रहा था और ब्रह्मांड में हमने तारों के बारे में पढ़ लिया था और हमने यहाँ तक यानी आपका कृष्ण छिद्र पल्सर के बारे में हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और उसके बाद हमारा रह गया था तारामंडल और आगे का इसका पॉइंट, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने कल क्लास किया था। अगर आपने नहीं देखी है पिछली क्लास तो जाकर आप देख सकते हैं और इसका जो वीडियो लिंक है मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस वीडियो के, ठीक है ना। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा 8 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास मिलती है, वो आप देख सकते हैं जाकर, अगर आप आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो। मैं बता दूं ये आपको ये क्लास ये एनसीईआरटी है पूरी की पूरी, ठीक है ना, पूरी की पूरी एनसीईआरटी की है और ये आपकी क्लास सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी लेवल का ये स्टूडेंट पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। ब्रह्मांड में हमें पढ़ना था तारामंडल, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे तारामंडल से और तारामंडल हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो तारामंडल है क्या। मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारों में कुछ सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं कौन, तारामंडल, ठीक है। इन आकृतियों को तारामंडल या फिर स्टार सिस्टम कहा जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है ना, यूनियन, ये क्या है, एक संस्था है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कितने तारामंडल है, 88। तो ये आपका प्रश्न बनता है, पूछ सकता है आपसे कि IAU के अनुसार आकाश में कितने तारामंडल हैं, तो आपका 88 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो सेंटोस है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। सबसे जो बड़ा जो तारामंडल है वो कौन है, सेंटोस है, जिसमें 94 तारे हैं। अब इस सेंटोस में भी 94 तारे हैं, ठीक है। आकाश गंगा में 88 तारामंडल है। अब इन 88 तारामंडल में से सबसे बड़ा तारामंडल आपका सेंटोस है। अब सेंटोस के अंदर कितने तारे हैं, तो वो 94 तारे हैं। हाइड्रा तारामंडल में कम से कम 68 तारे हैं। तो सेंटोस तारामंडल में 94 तारे हैं और हाइड्रा जो है ना, एक हाइड्रा तारामंडल है। इस हाइड्रा तारामंडल में आपके कम से कम यानी सबसे कम आपका जो है ये 68 तारे हैं, किस में, हाइड्रा में। तो सेंटोस सबसे बड़ा तारामंडल है और हाइड्रा सबसे छोटा तारामंडल है, जिसमें 68 आपके तारे हैं। तो यहाँ से आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तारामंडल आपका। वर्तमान में तारामंडल में केवल ये तारे ही नहीं बल्कि उनके आसपास का अंतरिक्ष भी शामिल माना जाता है, जिसमें धूल और तथा गैसें होती हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे। ऊपर का 3 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगला है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या है, आसमान में हम तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, जिन्हें हम नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान में रखेंगे, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। अर्सा मेजर क्या है, अर्सा मेजर तथा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर आप जानते हैं, जब आप छत पे सोते हैं रातों में तो आप देखते हैं ये अर्सा मेजर आपको दिखता है। तो अर्सा मेजर तथा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, जिसे आप सप्तऋषि कहते हैं, ठीक है ना। सप्तऋषि आप जानते होंगे, जो गांव के स्टूडेंट होंगे वो भी जानते होंगे और सिटी के बच्चे भी जानते हैं। तो सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। सप्त यानी 7 ऋषि संत, ठीक है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग होते हैं, जिसे रात्रि में देखा जा सकता है। हम सप्तऋषि या 7 तारों का समूह अब देखते हैं, एक साथ में ही दिखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके 7 तारों का समूह ऐसे करके, ठीक है ना। ये ऐसे 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 करके रहता है, ठीक है ना, ऐसे
फिर ऐसे आपने देखा होगा जब आप छत पे सोते हैं तो आप देखते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है कि यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, जिसे रात्रि में देखा जा सकता है। हम सप्तऋषि 7 तारों का समूह की, ठीक है, सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का जो निर्धारण करते थे इस तारे की सहायता से करते थे। देखिए गांव में सब लोग गांव में पुराने लोग कहते थे, जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते थे कि ये जो सप्तऋषि है ना, ये अगर आपका दक्षिण में पूरा पहुंच जाता है ना, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में पूरा पहुंच जाता है तो ये क्या हो जाता है, सुबह हो जाता है, ठीक है ना। अगर ये वहाँ तक पहुँच जाए, ये पूरा एक चक्कर लगा ले, कहने का मतलब है कि अगर ये पूरा एक चक्कर लगा ले तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ऐसा कहना था, ठीक है ना। बहुत लोगों को मैंने सुना है ऐसा कहते हुए। तो अब बात करते हैं चंद्रशेखर सीमा, ये क्या है इसे जानेंगे। चंद्रशेखर सीमा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल एवं भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर के अनुसार, ये क्या है, एक वैज्ञानिक है, ठीक है ना। ये क्या है, अमेरिकी खगोल एवं भौतिक वैज्ञानिक हैं चंद्रशेखर। इनके अनुसार 1.44 और सौर द्रव्यमान श्वेत वामन तारे के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। जो सौर द्रव्यमान है 1.44, ये श्वेत वामन तारे के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, चंद्रशेखर सीमा किसे कहा जाता है, तो ये 1.44 सौर द्रव्यमान श्वेत वामन तारे के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो लाल दानों से श्वेत वामन और अंततः काला बौना में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जब तारे का समूह सूर्य से कई गुना अधिक होता है तो द्रव्यमान के अनुसार सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा अथवा ब्लैक होल में बदल जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। जब तारे से सूर्य से कम होता है उसका द्रव्यमान, तब क्या होता है, लाल दानव, श्वेत वामन और अंततः काला बौना बनता है, ठीक है ना। लेकिन जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के कई गुना अधिक हो जाता है तब यही सुपरनोवा में विस्फोट होता है और उसके बाद न्यूट्रॉन तारा अथवा ब्लैक होल में बदल जाता है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। अब हमारा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सौरमंडल, ठीक है। सौरमंडल हमारा क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके प्रश्न बीपीएससी टीआरई जो 2.0 हुआ था उसमें आपसे पूछा गया था, ठीक है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े, धूमकेतु, उल्कापिंड, बृहत मात्रा में गैस एवं धूल कण मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो ये आपका सौरमंडल का निर्माण कौन कौन करता है, सन आपका होता है, 8 ग्रह होते हैं जिसमें आपका बुध और आपका शुक्र होता है, पृथ्वी होते हैं, मंगल, शनि और बृहस्पति, फिर आपका होता है अरुण और वरुण। तो इनसे मिलकर और उपग्रह होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं जिसमें क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होता है, आपका उल्का पिंड होता है और गैसीय जो धूल कण है, ये सबसे मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। अर्थात सूर्य के परिवार को ही आप क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। अगला है निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। किसे, निहारिका को। निहारिका हमने पढ़ा था ना, कल के क्लास में आप देखेंगे तो निहारिका के बारे में आपने पढ़ा था। और निहारिका में आप देखेंगे तो जो सौरमंडल है ना, सौरमंडल का जनक माना जाता है निहारिका को। इसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले से हुई थी तथा ग्रहों का निर्माण लगभग
4.6 से लेके 4.56 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, ये टाइमिंग बताया गया है। ठीक है ना। तो ये टाइमिंग उतना खास नहीं पूछता, लेकिन आपका ये जरूर पूछता है ना कि सौरमंडल का जनक किसे माना जाता है, तो ये निहारिका को माना जाता है। अगला है हमारा सूर्य। सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। ये आपका मान लीजिए सूर्य है, ये केंद्र में स्थित होता है और इसके जो है इर्द गिर्द आपके क्या है, घूमते रहते हैं। ग्रह आपके इर्द गिर्द इसके घूमते रहते हैं। ठीक है ना, इसी का चक्का लगाते हैं। सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है जो अत्यंत गर्म गैसों से बना होता है। सूर्य का निर्माण मुख्यतः आपका सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन एंड आपका आ जाता है हीलियम। ठीक है ना, हीलियम सबसे हल्की गैस होती है और आपका हाइड्रोजन सबसे ज्वलनशील होता है और ये आपका 78% होता है इसमें। ठीक है ना, बल्कि 20 और इसमें 28% लगभग 28 नहीं 24% तक आपका हीलियम होता है। ठीक है, यह पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा होता है। ये पूरे सौर परिवार के लिए ऊर्जा अर्थात ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। तो सूर्य से ही आपको ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होता है पूरे सौर परिवार के लिए। ठीक है ना, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है ये कितनी है, 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है ना, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है इसकी प्रकाश की गति। तो ये आपसे पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये पॉइंट्स आपकी इंपॉर्टेंट है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और प्रकाश की जो गति है ना ये आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके बावजूद सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो 8 मिनट कुछ सेकंड करके होता है आपका। ठीक है ना, 8 मिनट आपका ले लीजिए और 16 सेकंड। ठीक है ना, 8 मिनट 16 सेकंड। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूरी की माप है। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी की माप है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी निश्चित करता है वह एक वर्ष कहलाता है। ठीक है, एक वर्ष में जो प्रकाश है ना वो जितनी दूरी तय करता है, ठीक है ना, वही आपका क्या हो जाता है, एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। यह 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर बराबर होता है। ठीक है ना, इसके बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक तो ये पॉइंट रखेंगे और एक पॉइंट इसे आप ध्यान में रखेंगे, तो ये डाटा आप ध्यान में रखेंगे। सूर्य और पृथ्वी की औसत जो दूरी है ये 14,95,98,000 किलोमीटर है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो डाटा आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब आता है ग्रह। ग्रह में आप देखेंगे तो ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है ना, ग्रह को हम प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई, ठीक है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। देखेंगे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। और ग्रहों के निर्माण में तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड होते हैं। ठीक है ना, जो तारे होते हैं ना ये निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड होते हैं। इन झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादलों में क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस व धूल कणों की घूमती तस्तरी विकसित हुई। ठीक है ना, इस अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रूड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुए। ठीक है, ये छोटे गोले संसंजन, ठीक है, संसंजन अणुओं से पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया से ग्रहाणुओं के रूप में विकसित हुई। तो ये आपका ये पूरा प्रोसेस था। और फिर आपका आता है संगठन। कोलिजन की क्रिया के द्वारा
बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। ठीक है, ये आपस में जुड़ गए किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसमें छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु थी। तो जो छोटी छोटी संख्याओं के जो पिंड थे ना, वो अधिक होती हैं इसमें, जिसकी वजह से ये क्या है? एक ग्रहाणु है। इस अंतिम अवस्था में अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में निर्मित हुए। फिर आपका बात आता है अगला, सौरमंडल। अब सौरमंडल क्या है ये देखेंगे। छोटा दिख रहा होगा, मैं जानती हूँ, और थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ इसको। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल के ग्रह के बारे में हम देखेंगे। अब हम जितने 8 ग्रह हैं हमारा, ठीक है ना, उन 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, और प्लूटो क्या है ये भी हम जानेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हम सभी जानते हैं, जो सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसे आप अरुण कहते हैं, और आप जो है वरुण जिसे आप नेपच्यून कहते हैं। तो ये 8 ग्रह हैं। आप देखिए यहाँ पे, मैं ये यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये आपका क्या है? सूर्य है, ठीक है ना। एक मिनट, ये क्या है आपका? ये आपका सूर्य है, ठीक है ना। ये क्या है? सूर्य है। और आपका आ जाता है यहाँ पे ग्रह, ठीक है ना। ये आपका बुध हो गया, ये आपका शनि, आपका छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, ये आपका बुध हो गया, ये आपका शुक्र हो गया, और ये आपका हो जाता है पृथ्वी, फिर आपका ये हो जाता है, ठीक है, ये आपका मंगल हो जाएगा, और ये आपका हो जाता है पृथ्वी, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे बृहस्पति, फिर शनि आ जाता है, अरुण आ जाता है, और आपका आ जाता है वरुण, ठीक है ना। तो ये आपका सीक्वेंस है। ये मैंने जो है सीक्वेंस इस तरह बनाया है, ठीक है ना। ये सीक्वेंस मैंने इस तरह बनाया है, इस तरह भी बना सकती थी, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है बस, बाकी कुछ नहीं है। और बात करें यहाँ पे, तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। इसमें आपका ये 8 ग्रह होते हैं, ठीक है ना। 8 ग्रह ये आपके होंगे, ये यहाँ से, और यहाँ पे आप देखेंगे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं ढेर सारे, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना, ये आंतरिक ग्रह होते हैं, इन्हें हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। और इनमें गैस नहीं होती है, ठोसीय होते हैं। जो आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, और मंगल और बृहस्पति, आपका पृथ्वी और जो मंगल है ना, ये क्या है? ये आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। और जो आपका ये है ना, बृहस्पति से लेके आपका वरुण तक, ये आपका हो जाता है बाह्य, ठीक है ना। ये बाह्य ग्रह हो जाते हैं। तो इस तरह आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। इस तरह आपके प्रश्न बनते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं। अभी मैंने बता दिया कि आंतरिक ग्रह या भीतरी ग्रह आप जिसे कहते हैं क्या होता है। तो ये आपका बुध हो जाएगा, ठीक है ना। पहला आपका क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा, फिर आपका शुक्र हो जाएगा, ठीक है ना। बुध मैंने बताया, शुक्र मैंने बताया आपको, ठीक है, शुक्र, फिर आपका पृथ्वी हो जाएगा, और आपका मंगल। और बाह्य में कौन आ जाएगा? बाह्य में आपका आ जाता है बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, फिर आपका आ जाता है शनि, उसके बाद आपका आ जाता है अरुण, फिर आपका आ जाता है लास्ट में वरुण। इसके बाद आपका प्लूटो भी था, तो लेकिन उसको प्लूटो को हटा दिया गया, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो ये आपका है जिसे आप जानते हैं बाह्य और आंतरिक से, ठीक है ना। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक कहा जाता है। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इन्हीं को पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। फिर आपका आता है, इसका अर्थ है कि ये पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने होते हैं, ठीक है, इसका यही अर्थ होता है, और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व होता है। तो ये जो आंतरिक ग्रह होते हैं ये क्या होते हैं, अधिक घनत्व इनमें पाया जाता है, जबकि आपका जो बाहरी ग्रह है ना उनमें कम घनत्व पाया जाता है, वो गैसीय होते हैं, ठीक है, गैसीय होते हैं। अब बात करते हैं शेष जो 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं, जिसमें आपका जोवियन ग्रह भी कहते हैं इसको। जो आपका बाहरी ग्रह है उसे आप जोवियन ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रह को नाम कहा जाता है, और जोवियन ग्रह यानी आपका जो बाहरी ग्रह होता है। जोवियन का अर्थ क्या होता है, आपका बृहस्पति की तरह इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, ठीक है। पार्थिव व जोवियन ग्रह में अंतर क्या होता है ये अब हम जानेंगे। पार्थिव ग्रह का निर्माण जनक तारे के निकट हुआ। एक जनक तारा है उसके निकट माना जाता है कि जो पार्थिव ग्रह है, जो आंतरिक ग्रह है, उसका निर्माण हुआ, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित हो पाई और घनीभूत ना हो सकी, ठीक है, घनीभूत ना हो सकी। वही जोवियन ग्रहों की, ठीक है, जोवियन ग्रहों की उत्पत्ति अधिक दूरी पर हुई। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सौर वायु सूर्य के निकट अधिक शक्तिशाली थी तथा अतः पार्थिव ग्रहों से अधिक मात्रा में धूल कण, ठीक है, धूल कण उड़ा ले गई। जोवियन ग्रहों के निकट सौर वायु शक्तिशाली नहीं थी, ठीक है ना। जोवियन ग्रहों के पास जो था उनके निकट सौर वायु शक्ति नहीं थी, जिस कारण यह गैसों को नहीं हटा पाई, ठीक है, गैसों को नहीं हटा पाई। लेकिन जो पार्थिव ग्रह है, पार्थिव ग्रहों के निकट सूर्य की वायु शक्ति थी, इसीलिए जो वो क्या किया, गैसों को हटा पाया, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका है लास्ट पॉइंट, ग्रहों में शुक्र और यूरेनस को अगर छोड़ दिया जाए, शुक्र आपका आता है आंतरिक ग्रह में और यूरेनस आपका आता है बाहरी ग्रह में। ये आपका आता है आंतरिक ग्रह में, ठीक है ना, आंतरिक ग्रह में, और ये आपका आता है बाहरी ग्रह में, ठीक है। तो इनको छोड़ दिया जाए, अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण दिशा एक ही पाई जाती है, ठीक है। इनकी दिशा एक ही पाई जाती है, एंटी क्लॉकवाइज पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इनका उस घड़ी के सुई के उल्टा पाया जाता है, ठीक है ना। इनका जो है ये उल्टा घूमते हैं, ठीक है, अन्य ग्रहों से। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन बन चुका है। अगला क्वेश्चन अगला आपका है, अच्छा यहाँ से आप देखेंगे, चित्र से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए पूरा का पूरा सौर मंडल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सौर मंडल है, ये आपका पूरा सूर्य है, देख सकते हैं। तो ये आपका सूर्य है, ठीक है ना। इसे आप देखेंगे, सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है, बुध लगा रहा है, फिर उसके बाद लगाता है आपका शुक्र, उसके बाद आपका लगा रहा है आपकी पृथ्वी, फिर ये आपका मंगल जा रहा है, ठीक है ना। देन आपका उसके बाद आपका आता है ये आपका बृहस्पति, फिर ये आपका है शनि, और शनि में आप देख सकते हैं यहाँ पे वलय होते हैं। छल्ले किस में पाए जाते हैं, किस ग्रह में छल्ले पाए जाते हैं, वलय पाया जाता है, आप किसे बताएंगे, तो ये आप बताएंगे शनि में, जो शनि ग्रह है ना उसमें छल्ले और जो है आपका वलय पाया जाता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका आता है, आप देख रहे होंगे ये सबसे बड़ा ग्रह है, यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। फिर आपका आता है यूरेनस, जिसे आप जो है अरुण कहते हैं। ये आपका यूरेनस, और ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सफ़ेद है ना, बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका नेपच्यून आता है, और नेपच्यून आपका इसमें भी वलय पाया जाता है, नेपच्यून में भी, ठीक है। वरुण में भी आपको नेपच्यून जो है आपका वलय पाया जाता है। लास्ट में आपका आता है प्लूटो, और प्लूटो को तो हटा दिया गया, ग्रहों से हटा दिया गया है प्लूटो को, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और दूरी जो है, तो दूरी मिलियन किलोमीटर में देखा जाता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। अब आपका आता है
सौर मंडल के ग्रहों का विवरण। अब एक एक करके हम ग्रहों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बुध ग्रह, और बुध ग्रह हमारा आपका आता है सबसे कम समय लगाता है सूर्य की परिक्रमा में। बुध, जिसे आप मरकरी कहते हैं, सूर्य से सबसे निकट ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी कितना है? 58 मिलियन यानी 5.8 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है सूर्य से, ठीक है ना। जो आपका ग्राफ में दिया था, ये क्या दिया है? ये दूरी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका दूरी दिया हुआ है 58, और ये आपका दिया है 101। ये सब आपका दिया है क्या? दूरी दिया हुआ है, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे तो 58 मिलियन, जिसे आप 5.8 करोड़ किलोमीटर है कहते हैं, ये सबसे छोटा ग्रह होता है। इसका व्यास जो है, ये जो व्यास है ना, ये आपको डाटा ध्यान में रखना है 48, ठीक है, 4880, यानी जिसे आप 4880 भी कह सकते हैं, ठीक है ना, किलोमीटर इसका व्यास है, किसका? बुध का। तथा इसका जो घनत्व है 5.443 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसका जो घनत्व है बुध का है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र एक ऐसे दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी आपका उपग्रह सैटेलाइट नहीं है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 59 डेज में करते हैं तथा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर यानी परिक्रमा सबसे कम समय में ये लगाते हैं। कितने समय में? ये 88 डेज में क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन अपने अक्ष पर घूमते हैं तो ये 59 डेज में घूमते हैं अपने अक्ष पे। लेकिन ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। फिर आपका आता है शुक्र, और शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। तो ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट पूछेगा कौन सा ग्रह है, तो शुक्र है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यह सूर्य से 108 मिलियन यानी 10.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। कौन? आपका शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट है, और सूर्य से इसकी जो दूरी है 10.8 करोड़ किलोमीटर है। इसका औसत व्यास लगभग कितना है? 12,104 किलोमीटर। और इसका जो घनत्व आपका घनत्व है 5.24 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 243 दिन में लगाता है, ठीक है ना, अपने अक्ष पे। लेकिन सूर्य का जो चक्कर है ये परिक्रमा करता है 225 दिनों में पूरी करता है, ठीक है। इसका कोई ग्रह नहीं है। मैंने अभी बताया कि बुध, आपसे ये प्रश्न पूछ चुका है, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है ना, कोई भी सैटेलाइट इनका नहीं है। यह आकार तथा द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होता है। कौन? शुक्र। इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो पृथ्वी की जुड़ा बहन हो, पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह हो, पृथ्वी जैसा दिखता हो, ये आप किसे कह सकते हैं? तो ये आप शुक्र को कह सकते हैं। शुक्र को भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। ये सबसे चमकीला तारा होता है, ठीक है। और इसे आप नग्न आंखों से देख भी सकते हैं। आप सुबह शाम देखेंगे तो ये दिखता है, ठीक है। अब आता है आपका पृथ्वी। पृथ्वी में देखेंगे, पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा तथा आकार में 5वां बड़ा है, ठीक है। पृथ्वी जो है 5वें नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन अगर सूर्य से इसकी दूरी पर देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पे है। यह ध्रुवों पर चपटी है। कहाँ पर? तो अब से पूछा जाता है पृथ्वी कहाँ पर चपटी है? पृथ्वी आपका कहाँ पर चपटी है? ध्रुवों पर। तथा आकार व बनावट में शुक्र के समान होता है, ठीक है। तभी तो पृथ्वी की जुड़ा बहन कहा जाता है शुक्र को। यह सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर यानी लगभग बोला है तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। लेकिन अगर पॉइंट से बात किया जाए तो 14.96 किलोमीटर दूर है, करोड़ किलोमीटर। इसका जो विषुवत रेखीय व्यास है, ठीक है ना, विषुवत रेखीय व्यास ये आपका कितना है? 12,755.6 किलोमीटर इसका विषुवत रेखीय व्यास है। तथा जो ध्रुवीय व्यास है ये 12,712 किलोमीटर इसका ध्रुवीय व्यास है। तथा घनत्व तो इसका है
0.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन एक दिन में लगाती है, ठीक है ना, एक घूर्णन एक दिन में लगाती है, अर्थात 24 घंटे तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिनों में लगाती है। इसीलिए तो 365 दिन का हमारा एक साल होता है, ठीक है, और 24 घंटे का हमारा एक दिन होता है। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। अगला है आपका चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट यानी प्राकृतिक उपग्रह। तो ये नेचुरल उपग्रह है, ठीक है, शुक्र बुध का नहीं है लेकिन पृथ्वी का है। अगला है मंगल, और मंगल सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा तथा आकार में 7वां बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 228 यानी आपका पॉइंट्स में अगर बात करें तो 22.8 करोड़ मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका जो व्यास है लगभग 6800 किलोमीटर इसका व्यास है, तथा घनत्व 3.93 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका क्या है, ये इसका घनत्व है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन एक दिन में करता है। तो मंगल भी अपना जो घूर्णन है ना, एक दिन में अपने अक्ष पर एक दिन में ये अपना घूर्णन कंप्लीट करता है, यानी 24 घंटे में अपना जो घूर्णन है ये कंप्लीट करता है। तो इसीलिए तो आपका जो है जीवन संभव माना जा सकता है। आपका पृथ्वी के अलावा किस पर जीवन संभव माना जा सकता है, मंगल ग्रह पे, ठीक है ना, मंगल ग्रह पे। तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा ये 687 दिनों में पूरी करती है, ठीक है ना, 687 दिनों में ये पूरा करता है। फोबोस और डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। कौन कौन से, फोबोस और डीमोस, इसको याद में रखेंगे। और आपसे ये पूछता है फोबोस और डीमोस किसका मंगल, ये किसका ग्रह है, किसका उपग्रह है, तो ये आपका हो जाएगा मंगल ग्रह का, ठीक है। इस ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। फोबोस और डीमोस ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको लाइन ध्यान में रखना है, और यहाँ से ये गन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस, ठीक है, मीन्स ओलंपियस मीन्स कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका मंगल ग्रह पे अवस्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है आप किसी ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर, जैसे सिविल्स हो गया, और जहाँ पे आपके बिल्कुल डीपली क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से ये आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो किस ग्रह का सौरमंडल, कौन से ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपियस मीन्स अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा मंगल ग्रह, ठीक है ना। फोबोस डीमोस भी मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, और इसे लाल प्लेनेट या रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब आपका आता है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सर्वाधिक तेज से गति घूर्णन करता है, ठीक है ना, सबसे तेजी से घूर्णन करता है। यह सूर्य से 778 मिलियन यानी 77, ठीक है, कितना, ये सूर्य से 778 मिलियन यानी आप कह सकते हैं 77 पॉइंट, ठीक है, 77 पॉइंट यानी आपका 77.8 करोड़ किलोमीटर आप कह सकते हैं, किलोमीटर, ठीक है। इसका जो व्यास है ये आपका है 1,42,800 किलोमीटर, तथा घनत्व इसका है 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये आपको दे सकता है। तो मोस्ट डाटा आपको यही उठा के देगा, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना, दिक्कत होगा। तो यहाँ पे व्यास का अगर देगा तो घनत्व, ये आपका व्यास में अगर देगा तो ये आपका दे देगा डेटा, लेकिन घनत्व अगर आपका पूछता है घनत्व, तो ये आपका आ जाएगा 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाएगा। यह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, तो ये अपने अक्ष पर एक घूर्णन 10 घंटे में पूरा करता है। तो आप देख सकते हैं अभी तक आप 24 घंटे में एक दिन पूरा कर रहे थे, एक घूर्णन, ठीक है, और ये 10 घंटे में
ये एक घूर्णन पूरा कर रहा है तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा को 11 वर्ष लग जाता है। 11 वर्ष 11 घंटे अर्थात लगभग 12 वर्ष में पूरी करता है यह अपना परिक्रमा सूर्य का। इसका मान्य उपग्रहों की संख्या कितनी है? 69। अब तो बढ़ गई है, ठीक है ना। अभी फिलहाल अगर मान्य की बात करें तो 69 है तथा ज्ञात जितनी अब तक जितनी ज्ञात की गई है उपग्रहों की संख्या कितनी है? 92 हो गई है, ठीक है ना। और मान्य कितनी है? 69 मान्य है, लेकिन ज्ञात कितनी हुई है? 92। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। किसे? बृहस्पति को। तो ये भी प्रश्न बन सकता है आपका कि मास्टर ऑफ गॉड्स किसे कहते हैं? ये आपका हो जाएगा बृहस्पति को, ठीक है। अगला है शनि, और शनि को सैटर्न भी कहते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये सूर्य से 1427 मिलियन यानी 142.7, ठीक है, 142.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका औसत घनत्व कितना है? तो 0.687 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर शनि का घनत्व है, जो सभी ग्रहों में सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 10 घंटे में करता है, यानी बृहस्पति के बराबर कर रहा है ना, 10 घंटे 40 मिनट में करता है तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 20 वर्ष 5 महीने में पूरी करता है। तो सूर्य का जो परिक्रमा है इसका ये 20 वर्ष 5 महीने लगता है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किसकी है? 145, ये शनि की है, ठीक है। अब आता है यूरेनस, जिसे आप अरुण कहते हैं। यूरेनस को गॉड ऑफ हेवन भी कहते हैं। तो ये आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो मास्टर ऑफ गॉड्स किसे कहते हैं? बृहस्पति को। और फिर आपका आता है गॉड ऑफ हेवन किसे कहते हैं? ये आप कहते हैं अरुण को। ये आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। ये सूर्य से 2869 मिलियन यानी 286.9 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका व्यास लगभग कितना है? 51,800 किलोमीटर है तथा औसत घनत्व कितना है इसका? 1.27 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व। किसका? यूरेनस यानी अरुण का। ये अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितने घंटे में करता है? तो एक घूर्णन ये 17 घंटे 14 मिनट में करता है तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा यह करता है आपका 84 वर्ष में पूरी करता है, ठीक है। 84 वर्ष लग जाते हैं इसको सूर्य का एक परिक्रमा करने में, समझ रहे हैं ना। इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 27। सबसे ज़्यादा शनि की है, उसके बाद आपका बृहस्पति का है, और 27 आपका किसका है? 27 ये आपका यूरेनस का सबसे कम पृथ्वी का उपग्रह है। अब लास्ट ग्रह आपका आता है नेपच्यून, जिसे आप वरुण कहते हैं। वरुण को गॉड ऑफ सी के नाम से भी जाना जाता है। गॉड ऑफ हेवन अरुण हो जाएगा और गॉड ऑफ सी आपका हो जाएगा वरुण। यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, जो सूर्य से 4496 मिलियन यानी 449.6 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास लगभग है 39, ठीक है, 39,424 किलोमीटर, नहीं 49,000 आपका 49 है ना। तो 49,424 किलोमीटर इसका व्यास हो जाएगा लगभग। इसका औसत घनत्व कितना हो जाएगा? 1.64 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करता है तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 वर्ष पूरी करता है, ठीक है। तो 164 वर्ष में ये सूर्य की एक परिक्रमा करता है। वर्तमान में इसका उपग्रहों की जो संख्या है वो 14 है। तो वरुण की जो है अरुण से भी कम है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब आता है आपका नवा ग्रह, जो आपका अब नहीं माना जाता, ग्रहों से निकाल दिया गया है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्लूटो जिसे कहते हैं। प्लूटो को आप बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्लूटो को आप बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं। बौना ग्रह प्लूटो की है, ठीक है ना। प्लूटो को
बोनाग्रह प्लूटो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन IAU, ठीक है, IAU के अनुसार उनकी बैठक पे अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। बैठक में प्लूटो तथा खगोलीय पिंड 2003 UB313 को बोने ग्रह का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना, जिसे 2006 में अगस्त में निकाल दिया गया। इसका रीज़न यही है कि ये अपने अक्ष पे नहीं था, ये अपनी स्थान पे परिक्रमा नहीं करता, बल्कि ये अदर ग्रह में भी घुस जाता था, ठीक है ना। इस वजह से इसे बोना ग्रह में इसे आप जो है ग्रहों में नहीं रखा, इसे अगस्त 2006 में हटा दिया गया IAU के बैठक के द्वारा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम ये जो आज की क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं। एक क्लास और होगा आपका ब्रह्मांड से, जिसमें हम उपग्रहों से संबंधित तथ्य पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद ग्रहों के आरोही क्रम और अवरोही क्रम पढ़ेंगे। अच्छा, ये आपका प्रैक्टिस है, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस हम करेंगे, उसके बाद हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उपग्रह, फिर आपका आएगा मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से हैं, चंद्रमा, पृथ्वी का सहचर उपग्रह ये देखेंगे। फिर है आप देखेंगे चंद्रमा के उद्भव की संकल्पनाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में देखेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, फॉलो करके आप वहाँ से आप जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ से आप PDF को ले लीजिएगा और आप पढ़ सकते हैं। आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा NCERT का सार है, आपको यही पढ़ लेंगे, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं सीटेट आपका चाहे कोई भी पेपर हो, ठीक है, छोटे से लेके बड़े पेपर तक आपका NCERT से पूछा जाता है। NCERT आपका बेस्ट है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं भी पसंद आई है तो भी आप बताइएगा क्या कमी रह गई है, क्या दूर करनी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरी क्लास की मिलती रहे, ठीक है ना। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।